सांग्यू एक बेरोजगार स्क्रिप्ट राइटर था जो बिल्कुल अकेला था, जिसका ना कोई दोस्त था ना ही कोई परिवार। हालांकि उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो 6 महीनों से सो नहीं पाया था, क्योंकि जब भी वो सोने की कोशिश करता तो एक शैतान उसके सपनों में आ जाता और उसके सपनों को खौफनाक बना देता था। एक रात सांग्यू ने सपने में खुद को एक ट्रेन में देखा जिसमें वो शैतान भी आ चुका था। उस शैतान ने सांग्यू के बाल पकड़कर खींचे और फर्श पर एक छेद बना दिया, फिर उसका सर उसमें घुसा दिया, जिससे सांग्यू बुरी तरह घबरा गया और तभी उसका सपना टूट गया। तभी उसके मकान मालिक ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि उसके लिए वो खाना लाया है, लेकिन सांग्यू जानता था कि वो इस बहाने उससे रेंट मांगने आया था और पैसे न होने की वजह से सांग्यू चुपचाप खिड़की के रास्ते से वहां से निकल गया। रास्ते में चलते हुए वो सोचने लगा कि अब तक वो न जाने कितने ही डॉक्टर्स और ज्योतिषियों को दिखा चुका है, लेकिन उनमें से कोई भी उसके डरावने सपनों की प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पाया। चलते चलते वो एक छोटे से फूड स्टॉल के पास आकर रुका और उसने वहाँ एक बिना एग का पैनकेक मांगा, क्योंकि एग के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन स्टॉल वाले ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसके पैनकेक में एक अंडा फ्री में डाल दिया। जब तक उसका पैनकेक बन रहा था, सांग्यू सामने वाले कैफे की तरफ देखने लगा, जहाँ हुअर नाम की लड़की काम करती थी जिसे वो पसंद करता था। सांग्यू ने हुअर को एक बार में गाना गाते सुना था। उसकी सुंदरता और सुरीली आवाज पर सांग्यू फिदा ही हो गया था और अक्सर उसी के बारे में सोचता रहता था। जब पैनकेक तैयार हो गया तो सांग्यू उसे वहीं बैठकर खाने लगा। तभी उसका बॉस सांजी वहां आ गया, जिसे वो कब से अवॉइड कर रहा था। सांग्यू उसे देखकर घबरा गया और वहां से भागने लगा, लेकिन भागते वक्त उसका पैनकेक गिर गया। भूख और थकान के मारे वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया। आखिरकार सांजी ने उसे पकड़ लिया और उसे बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट ले गया। वहाँ सांजी ने सिर्फ अपने लिए खाना ऑर्डर किया और सांग्यू को सामने बिठाकर जली कटी बातें सुनाने लगा कि उसे काम की ना कोई कद्र है ना ही इज्जत। तभी उसने स्क्रिप्ट टाइम पर सबमिट नहीं की। सांग्यू ने उसे अपनी बीमारी का हवाला देकर उसे समझाने की कोशिश की कि वो लिखने पर फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि वो सो नहीं पाता, लेकिन सांजी ने कुछ नहीं सुना और उसे धमकी देने लगा कि अगले 10 दिन के अंदर उसे स्क्रिप्ट तैयार चाहिए, नहीं तो वो उस पर केस कर देगा। इसके बाद सांग्यू जब अपने अपार्टमेंट वापस पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा लॉक था और उसका सारा सामान बाहर पड़ा था। असल में लैंडलॉर्ड ने उसे किराया ना देने की वजह से घर से निकाल दिया था। थका हुआ और परेशान हाल वो एक कैफे में गया, ये सोचकर कि शायद वहाँ वो शांति से स्क्रिप्ट लिख पाएगा, लेकिन भूख के मारे वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था और आखिरकार वो वहीं सो गया। अब सपने में वो शैतान फिर से वहाँ आ गया। इस बार वो सांग्यू के पीछे खड़ा था। उसने झट से सांग्यू की गर्दन पकड़ी और उसका सर टेबल पर बार बार मारने लगा। जैसे ही सपने में उसकी मौत हुई तो सांग्यू जाग गया, लेकिन इस बार जागने पर उसने देखा कि उसका लैपटॉप चोरी हो गया था। अब उसके पास ना तो काम करने का कोई साधन बचा और ना ही वो ये समझ पाया कि आखिर उसके सपनों और हकीकत में क्या फर्क है। इन सब चीजों से परेशान और काम ना कर पाने की वजह से सांग्यू अपने बॉस को एक मैसेज भेजता है कि वो उसका कर्ज नहीं उतार पाएगा। वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है और अपनी जान देने जा रहा है और इस इरादे से वो उस बिल्डिंग की छत पर चढ़ता है जो हुआर के कैफे के सामने थी। उसे देखते देखते वो छत के किनारे पर पहुंच जाता है और कूदने के लिए तैयार होता है कि तभी पैनकेक वाला उसे फ्री फूड का ऑफर देता है। जब वो सुसाइड के लिए अपना मन बना रहा था, इतने में पैनकेक वाला सांग्यू के पास छत पर आ जाता है और जब तक सांग्यू खाना खाता है तो पैनकेक वाला उससे अपनी जिंदगी के अनुभव शेयर करता है और कहता है कि कोई भी परेशानी उसकी लाइफ से ज्यादा बड़ी नहीं है। आखिर में वो एक सिंपल सी बात कहता है कि जब तुम्हें डरावने सपने आए बस खुद को ये बोलना कि मैं सपना देख रहा हूँ, इससे तुम जल्दी से सपने से बाहर आ जाओगे। जिसके बाद सांग्यू रात होने तक छत पर बैठा रहा और हुआर को छत से देखता रहा। फिर उसने अपना मोबाइल बेचा और खाना खाने के लिए पैसे जुटाए। जिसके बाद वो कन्वीनियंस स्टोर गया और वहाँ कुछ चीजें चुराने के बारे में सोचने लगा, लेकिन शीशे में खुद को देखकर उसने अपना इरादा बदल लिया। स्टोर के बाहर सांग्यू अपना खाना खाने लगा। तभी उसने देखा कि हुआर अचानक से उसके पास आई थी। वो उसकी हालत देखकर अपनी चिंता जाहिर करने लगी, जो सांग्यू को एक सपने जैसा लगा और जल्दी वो समझ गया कि ये असली नहीं है। असल में हुआर के रूप में वो शैतान था। उस शैतान ने सांग्यू की गर्दन पकड़ी और उसे स्टोर का दरवाजा तोड़कर अंदर धकेल दिया। स्टोर क्लर्क ने जब ये सब देखा तो उसने समझा कि सांग्यू को किसी तरह के दौरे पड़ रहे हैं। उसी दौरान शैतान ने सांग्यू को उठाया और अपनी तलवार से उस पर वार करने लगा और फिर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी सांग्यू को पैनकेक वाले की बात याद आई और उसने बोला कि मैं बस सपना देख रहा हूँ। ये बात कहते ही वो सपने से जाग गया, लेकिन जागने के बाद भी वो खुद को शीशे के बाहर गिरा हुआ पाता है। यहाँ एक बहुत ही अजीब बात हुई। उसे तलवार से वार नहीं लगा, लेकिन उसने देखा कि उसके हाथों में शैतान की वो तलवार आ चुकी है। सांग्यू फौरन वहाँ से भाग गया, इससे पहले कि क्लर्क द्वारा बुलाई गई एम्बुलेंस वहाँ पहुँचती। पूरी रात जागते हुए वो तलवार लेकर एक पार्क में बैठा रहा, ये कंफर्म करने के लिए कि अब वो सपने में नहीं है। सुबह के वक्त वो उस तलवार को बेचने के लिए कबाड़ी मार्केट जाता है।
वहाँ लोगों की एक्साइटमेंट देखकर उसे समझ आ गया कि ये चीज काफी कीमती है। इस वजह से वो सीधा एक पॉन शॉप जाता है जहाँ उसे तलवार का असली दाम यानी 20,000 मिलते हैं। इतने पैसे मिलते ही सांगियो अपनी जिंदगी बदलने लगता है। वो तुरंत एक नया लैपटॉप खरीदता है, फिर एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता है और एक शानदार होटल में स्टे करता है। फिर रात होने पर सांगियो ने नींद की एक गोली खाई और हमेशा वाले सपने का इंतजार करने लगा। सपना उसी होटल के अंदर था जहाँ वो अपने रूम से निकलकर हॉलवे का मुआयना कर रहा था। उसने एक वास उठाया और खुद से कहा कि मैं सपना देख रहा हूँ, पर कुछ नहीं हुआ। वो थोड़ा और आगे गया, तभी शैतान अचानक एक बड़ी सी सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसके सामने आ गया। शैतान बुरी तरह उसके पीछे पड़ गया और अपने हथियार से उस पर वार करने लगा। कई वार सहने के बाद सांगियो ने उस एक्स को पकड़ लिया और फिर जोर से बोला कि मैं सपना देख रहा हूँ, और तभी उसकी नींद खुल गई और पिछली बार की तरह इस बार सोने की कुल्हाड़ी उसके हाथों में आ गई बिना किसी शारीरिक चोट के। सांगियो एक्स को उसी पॉन शॉप में बेचने गया और उसे पिछली बार से भी ज्यादा पैसे मिले, जिससे उसने अपने लिए नए कपड़े और एक नई कार खरीदी। उसने वो रात एक शानदार बार में गुजारी जहाँ कुछ लड़कियों के साथ वो शराब पीने लगा, लेकिन होटल रूम वापस आने के बाद वो उन्हें अंदर नहीं आने देता और बाहर से ही उन्हें कैब के लिए पैसे देकर वापस भेज देता है और फिर सो जाता है। इस बार सांगियो एक नए प्लान के साथ सोता है। सोने से पहले उसने एक किताब में एक फेमस म्यूजियम की तस्वीरें रखी ताकि उसका सपना वहाँ के आसपास ही हो। ये प्लान काम कर गया और वो उसी म्यूजियम में पहुंच गया। सपने में सांगियो म्यूजियम के एंटीक्स देखकर हैरान हो गया और उन्हें निहारने लगा। फिर वो वहाँ शैतान के आने का इंतजार करने लगा। शैतान इस बार एक मशीन गन के साथ आया, जिसकी तैयारी तो सांगियो ने की ही नहीं थी। सांगियो गोलियों से बचने के लिए भागने लगा, लेकिन शैतान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार उसे मार डाला। सांगियो होटल के बेडरूम में जाग गया, लेकिन इस बार वो खाली हाथ था। वो अपने प्लान को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। उसने वापस सपने में जाने के लिए आधी नींद में ही स्लीपिंग पिल्स खाई। फिर सपने में वापस लौटकर सांगियो ने फिर से भागना शुरू कर दिया। गोलियों से बचते बचते उसने एक जबरदस्त जंप लगाई और इस बार मैं सपना देख रहा हूँ बोलने से पहले उसने 2 कीमती एंटिक्स उठाए और फिर वो जाग गया। इस बार वो उन एंटिक्स को प्रोफेशनल डीलर्स के पास ले गया जो अमीर कलेक्टर्स के साथ काम करते थे। उन एंटिक्स के बदले उसे 2 मिलियन मिलते हैं। कुछ लोग उसे सवाल करते हैं कि वो ये सब कहाँ से लाता है, लेकिन सांगियो बड़ी आसानी से उनकी बातें टाल देता है। वहीं शॉप से निकलते वक्त गुस्से से भरा सांजी उसके सामने आ गया, जो सोच रहा था कि सांगियो ने सुसाइड कर लिया है। सांगियो उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर कराने ले गया, जहाँ सांगियो ने उसकी स्क्रिप्ट का एडवांस पैसा वापस कर दिया, ये कहते हुए कि अब वो लिखना बंद कर चुका है। अगले दिन सांगियो फाइनली हुअर के कैफे में गया और एक कॉफी ऑर्डर की। उसने हुअर से पूछा कि क्या वो उससे पहचानती है, लेकिन वो मना कर देती है। सांगियो फिर उससे ये भी पूछता है कि वो कैफे क्यों बेच रही है। हुअर समझाती है कि उसका कैफे नहीं चल रहा, वो लॉस में है और उस पर बस कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। रात को सांगियो सांजी के साथ हैंग आउट करने गया क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, जहाँ उसने ज्यादा ही शराब पी ली। बाद में सांजी सांगियो को उसके होटल रूम में ले गया और उसे सुलाकर जाने का नाटक करने लगा, लेकिन वो चुपके से वापस आया और सांगियो का वॉलेट चेक करने लगा। उसी वक्त सांगियो गोल्ड चेन्स हाथों में लिए जाग गया। अब सांजी को सांगियो की सफलता का राज पता चल चुका था। वो सांगियो से रिक्वेस्ट करने लगा कि उसे इस नए बिजनेस में वो अपना पार्टनर बना ले। सांगियो इस बारे में थोड़ी देर सोचता है। अगली सुबह सांगियो हुअर का कैफे खरीद लेता है। वो हुअर से कहता है कि उसे बतौर पार्टनर वो कैफे चलाना है। हुअर सांगियो के इस एहसान के लिए उसे डिनर पर बुलाती है। डिनर के दौरान दोनों अपने नए शेयर्ड बिजनेस पर बातचीत करने लगते हैं। हुअर अपने डाउट जाहिर करती है कि सांगियो शायद इस डील में पैसे से ज्यादा कुछ और भी चाहता है, जिस पर सांगियो मुस्कुरा देता है। इसके बाद सांगियो अपने सपनों में एडवेंचर पर निकल पड़ा और सांगियो उसकी बॉडी की हिफाजत करने लगा। सांगियो के सपनों में नए नए चैलेंजेस आते हैं, जैसे बैंक लूटना, जहाँ वो देखता है कि उसका अपनी पावर्स पर ज्यादा कंट्रोल होने लगा है। वो शैतान का सामना करने के साथ साथ उस पर पलटवार भी कर रहा था, और तो और सपनों में वो आसपास की चीजों को अपने माइंड की पावर से मूव भी कर सकता था। इस तरह सांगियो बड़ी बड़ी चीजें भी अपने सपनों से बाहर लाने लगा, जैसे एक रेड कार। कुछ वक्त बाद हुअर का कैफे भी अच्छे से चलने लगा, क्योंकि सांगियो ने सांजी को रास्ते चलते लोगों को पैसे देकर उस कैफे में भेजने को कहा था, ताकि हुअर का हौसला बढ़े। साथ ही उसने उस पैनकेक वाले के लिए एक पैसों का भरा बैग भी उसके स्टॉल के पास रखवा दिया, क्योंकि उसने बुरे दौर में सांगियो की मदद की थी। कैफे बंद होने के बाद सांगियो हुअर को रोज उसके घर छोड़ने पैदल जाने लगा। हुअर उसकी कुछ बातों से गैस करने लगी कि शायद वो एक स्क्रिप्ट राइटर है, जो कि ठीक भी था। एक रात सांगियो वहाँ अपने सपने से लाई हुई रेड कार ले आया और हुअर को चलाने के लिए कहा और फिर उसे सरप्राइज दिया कि ये कार उसके लिए गिफ्ट है। हुअर अंदाजा लगाती है कि वो जरूर कोई मशहूर स्क्रिप्ट राइटर है जो इतना अमीर है। जब हुअर रात के अंधेरे में कार चला रही थी तो सांगियो को वो दिन याद आया जब उसने हुअर से पहली बार मुलाकात की थी। उसके शो के बाद उसने हुअर को उसके एक्स के साथ लड़ाई के बाद रोते हुए देखा, और उस दिन के बाद वो हुअर का पीछा करते हुए सिनेमा हॉल में मूवीज देखने के बजाय उसे देखने जाने लगा। फिर एक दिन सांगियो ने उसे डायरेक्टली इनवाइट किया कि हुअर उसके साथ मूवी देखने चले।
जिसके लिए हुर राजी हो गई। लेकिन हुर ने इससे पूछा कि सांग्यो की लिखी हुई मूवी वो कब देख पाएगी। अपनी बात पकड़ी जाने के डर से सांग्यो एक स्क्रिप्ट लिखकर सांजी को दे देता है ताकि वो पढ़कर देखे जब तक सांग्यो सपना देख रहा हो। हुर लगातार सांग्यो के जहन में रहने लगी और एक रात उसे सपने में हुर की हमशक्ल लड़कियों को अपने साथ बिस्तर में देखा। ये सपना उसके लिए इतना अजीब था कि वो खुद को जल्दी जगाने पर मजबूर हो गया। जब वो जागा तो उसने देखा कि सांजी उसकी लिखी स्क्रिप्ट पढ़कर रो रहा था और बोला, ये तो मास्टरपीस है यार। जिसके बाद दोनों ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। वो स्क्रिप्ट को लेकर एक बड़ी मूवी कंपनी के पास गया और खुद उन्हें पैसों का ऑफर दिया ताकि बड़े बड़े फिल्म स्टार को हायर किया जा सके और एक ग्रांड फिल्म बनाई जा सके। एक स्पेशल डिनर इवेंट का इंतजाम भी किया गया जिसमें सांग्यो को सम्मानित किया गया, जहां हुर भी उसके साथ थी। इवेंट में एक प्रेजेंटेशन दिखाई गई जो सांग्यो के करियर को शोकेस करती है, जो पूरी तरह बनावटी था, जिसमें दिखाया गया कि सांग्यो ने पहले कई हिट मूवीज लिखी थी, लेकिन उनका क्रेडिट इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो लो प्रोफाइल रहकर बस दुनिया घूमना चाहता था। कुछ दिन बाद सांग्यो ने एक सपना देखा जहाँ एक मेडिटेट करता हुआ मॉन्क और ढेर सारा खजाना था। जब वो मॉन्क के पास गया और उसकी सोने की बेल्ट को खोलने की कोशिश की तो मॉन्क के हाथ टूटने लगे। फिर जैसे ही मॉन्क के हाथ वापस आए तो उसने फिर से उसकी बेल्ट खोलने की कोशिश की तो मॉन्क ने अपनी 2 उंगलियों से सांग्यो की चेस्ट को छूने की कोशिश की। सांग्यो ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इस बार अजीब बात ये हुई कि उस सपने में शैतान नहीं आया। फिर वो खजाना और मॉन्क सब टुकड़े टुकड़े हो गए। एक रात सांग्यो हुर को उस छत पर ले जाता है जहाँ उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वहाँ वो हुर के लिए एक खास फायरवर्क शो अरेंज करता है जो हुर को बहुत पसंद आता है। जब हुर सवाल करती है कि वो उसे कभी छोड़कर तो नहीं जाएगा तो सांग्यो वादा करता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। जिसके बाद दोनों हुर के अपार्टमेंट जाते हैं। जब हुर बाथरूम में थी तो सांग्यो उसे कुछ बताने की प्रैक्टिस करने लगा, लेकिन तभी उसकी चेस्ट पर अचानक कुछ शार्प चीज आकर लगी। जब उसने आईना देखा तो उसके सीने पर उसे 2 धुआं छोड़ते हुए काले जख्म दिखाई दिए। सांग्यो वहां से निकलकर अपने अपार्टमेंट पहुंच गया जहां सांजी की पार्टी चल रही थी, जिसे नजरअंदाज करते हुए वो सीधे अपने बिस्तर पर चला जाता है। थोड़ी देर सांजी भी वहां आ जाता है, लेकिन सांग्यो कहता है कि इस बार वो अकेले सोएगा। इस बार सपने में सांग्यो एक ऊंची और खाली बिल्डिंग में था जहां बालकनी पर एक अजीब शख्स उसका इंतजार कर रहा था। जब वो उसके पास गया तो उसने देखा कि वो उसका हमशक्ल है जो धीरे धीरे बिखर रहा है। जब सांग्यो नींद से जागा तो उसने अपने कंधे पर एक नया निशान पाया और दिन बीतने के साथ उसके जिस्म पर और भी निशान दिखने लगे जो उसके पुराने सपनों से शैतान के दिए गए जख्मों की जगह पर उभरने लगे थे। अगली सुबह वो पैनकेक वाले के पास एडवाइस लेने गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले एक वैन उसके पास आई और उसे किडनैप करके ले गई। जब उसके सर से कवर हटाया गया तो उसने खुद को एक सुनसान बिल्डिंग में पाया जहां वो गैंग के लोगों से घिरा था, जिसके लीडर का नाम चांगे था। चांगे सांग्यो से $10 मिलियन की फिरौती मांगता है, जिस पर राजी होने के बाद वो सांजी को फोन करता है और उससे पैसे लेकर आने को कहता है। जब सांजी पैसे लेकर आया तो चांगे के आदमियों ने सारे पैसे ले लिए और सांजी को बेहोश करके वहां ले आए। अब वो दोनों ही उन गुंडों के कंट्रोल में थे। कोई दूसरा ऑप्शन न होने की वजह से सांगी उन्हें अपने अपार्टमेंट ले जाता है, जहां वो उन्हें अपना हिडन रूम दिखाता है जहां उसने अपने सभी एंटिक्स रखे हुए थे। चांगे उसे धमकाकर उससे उन चीजों का राज जानना चाहता था। तभी रिसेप्शनिस्ट इंटरकॉम पर इन्फॉर्म करता है कि हुर उससे मिलने आई है। सांगी उसकी सेफ्टी के लिए हुर को तुरंत ब्रेकअप करके उसे वहां से जाने को कहता है। हुर कंफ्यूज्ड और दुखी होकर वहां से जाने लगती है। हुर के उदास होने पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि सांगियो का दरवाजा अभी भी खुला है और उसे ऊपर जाने देता है। जैसे ही हुर एलिवेटर से बाहर निकली तभी वहाँ एक गुंडे ने उसे पकड़ लिया और उसे उस जगह ले आया जहाँ सांगियो को रखा गया था। चांगे हुर का मजाक उड़ाता है और कहता है कि सांगियो ने उससे बहुत कुछ छुपा रखा है। दरअसल गैंग लीडर सिर्फ पैसे में इंटरेस्टेड नहीं था, वो सोर्स जानना चाहता था जहाँ से सांगियो ये सब चीजें लेकर आता था, जिसके लिए वो किसी का कत्ल करने को भी राजी था। उसकी ये बात उसी के गैंग मेंबर को पसंद नहीं आती और वो उसकी खिलाफत करता है, लेकिन चांगे इसे अपनी शान में गुस्ताखी समझता है और अपने गोल्डन नकल्स पहनकर उसे पीटने लगता है। जब चांगे हुर की तरफ बढ़ा तो हुर ने अपने बचाव में उसे एक किक मारी। इस मौके का फायदा उठाकर सांजी ने एक वास उठाया और उस गुंडे के सर पर दे मारा। सांग्यो भी एक गुंडे को दांतों से काटकर अपने आप को छुड़ाने लगा, लेकिन इस दौरान उसके पेट में चाकू लग गया। तीनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सांग्यो के जख्मों की वजह से तीनों दूर तक नहीं जा पाए। सीढ़ियों पर चांगे के आदमी उन्हें नीचे की तरफ घसीटने लगे और सांग्यो को एक बार और चाकू लग गया। तभी सांजी अपने आप को कुर्बान करके गुंडों का ध्यान भटकाता है ताकि सांगी और हुर भाग सके। सांजी उन ट्रेंड गुंडों का सामना नहीं कर पाता और आखिरकार मर जाता है। सांगी के एक गुंडे ने सांगी और हुर को वापस पकड़ लिया। वो उन दोनों को पूरी तरह से पीटने लगा। सांगी ने पलटवार में उसकी पीठ पर चाकू घुसा दिया। उसी मारपीट के दौरान सांगी और हुर बेहोश हो गए। बेहोशी के दौरान सांगी ने खुद को एक मिस्टीरियस जगह पर पाया जहाँ उसके शरीर पर एक काला लिक्विड लिपटा हुआ था जो उसके चलने पर धीरे
धीरे हट गया। इधर उधर देखते हुए वो एक चमकती हुई दीवार के पास गया और उसे छू लिया, जिसे छूते ही एक फ्लैशबैक शुरू हो गया, जिसमें उसने अपनी जिंदगी के पिछले कुछ महीनों में होने वाली घटनाएं देखी, जिसमें सच और सपने दोनों थे। जहाँ उसे अपना एक दूसरा वर्जन भी दिखा, जिसे उस रात स्टोर के बाहर एक एम्बुलेंस ले गई थी। जब फ्लैशबैक खत्म हुआ तो वो एक बड़े से क्रिस्टल वॉल के पास आ गया और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लगातार ये बोलते हुए कि मैं सपना देख रहा हूँ। तभी अचानक उसके शरीर में बदलाव होने लगे और धीरे धीरे सांग्यू खुद उस शैतान में बदलने लगा जो अक्सर उसके सपनों में उसका पीछा किया करता था। पर सांग्यू के हाथ में खंजर आ गया, जिससे वो उस क्रिस्टल वॉल को तोड़ने लगा, ये सोचते हुए कि अगर वो शैतान बन गया होता तो उसे वो फ्लैशबैक्स नहीं आते। फिर उसके इमेजिनेशन में वो अपने लैंडलॉर्ड और सांजी को मारने लगा, क्योंकि उन्होंने उसके साथ कुछ मौकों पर अच्छा नहीं किया था। जैसे ही वो दीवार टूटी तो शैतान उसमें से निकलकर सांग्यू के लिविंग रूम में आ गया। सांग्यू की बॉडी वहीं बेहोश पड़ी थी। शैतान ने अपने हथियार निकाले और एक एक करके सारे गुंडों को मार डाला, लेकिन सांग्यू ने मरते मरते हुअर को गोली मार दी। लास्ट में वो शैतान सांग्यू के पास भी उसे मारने आया, लेकिन सांग्यू बेहोशी में बड़बड़ाता है, मैं बस एक सपना देख रहा हूँ। उसी पल जो एंटिक्स उसने अपने सपनों से लाए थे वो सब एक एक करके हर जगह से गायब होने लगे, यानी उसके अपार्टमेंट से और बाकी रिच लोगों के कलेक्शन से भी। सांग्यू एक और बार बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वो वापस उसी कन्वीनियंस स्टोर के बाहर खड़ा था जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। वहीं हुआ उसे पहचानते हुए उसके पास आई, ये याद करते हुए कि वो उसके एक कॉन्सर्ट में आया करता था। उसे उस पर थोड़ा तरस भी आता है और वो उसे अपने घर ले आती है, जहाँ वो उसे कुछ अच्छा खाना खिलाती है। जब वो नूडल सूप खाता है तो और उसे बताती है कि उसने उसकी लिखी एक कहानी मैगजीन में पढ़ी थी जो उसे काफी अच्छी लगी थी, बस उसे थोड़े लक की जरूरत है, उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वो उसकी खराब हालत देखते हुए उसे अपने कैफे में काम करने का ऑफर देती है। ये सुनकर सांग्यू रो पड़ता है और इसके साथ ये रिवील होता है कि वोर को हमेशा से पता था कि वो उसे छुप छुप कर देखता था। कुछ दिन बाद जब वो दोनों कैफे में काम कर रहे थे तो हुअर ने सांग्यू को एक नया लैपटॉप दिया ताकि वो स्क्रिप्ट आसानी से लिख सके। जिसके बाद सांग्यू सांजी से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और उसे उसका एडवांस पैसा वापस देता है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट डेडलाइन पर नहीं बल्कि अपनी इच्छा से लिखना चाहता था। लेकिन सांजी पैसा वापस लेने के बजाय उसे और ज्यादा पैसे देता है, क्योंकि उसने उसकी एक पुरानी स्क्रिप्ट अच्छे पैसों में बेच दी थी। कुछ दिन बाद अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड सांग्यू पैनकेक वाले के पास जाता है और अपना खाना ऑर्डर करता है। तभी वो पैनकेक वाला उसे नोटों का वो बैग वापस करता है जो सांग्यू ने चुपके से उसके पास रखवाया था। वो उसे अपने पेट पर एक निशान दिखाकर कहता है कि उसने भी पहले सांग्यू जैसी पावर एक्सपीरियंस की हुई थी, लेकिन उसने सीखा कि एक सादगी भरी जिंदगी उस मोह माया से कहीं बेहतर है। जैसे ही सांग्यू उसकी बातें सुनता है तभी उसे पीछे सपनों की पुरानी दुनिया दिखाई देने लगती है।